So dear students, today we are going to discuss about barriers in developing character, strength and virtue. This is the last topic of fourth unit. We have already discussed about what is character, strength and virtue, their classification, assessment and nurturance. And here now we are at barriers in developing character, strength and virtue. What are the obstacles when you are trying to develop a character, strength and virtue in yourself or as a trainer in others? Again, character, strength and virtue has been defined in different way by character personality assessment, VIE. VIE defined character strength as a character strength are viewed as our positive personality. In that they are our core capacity for thinking, feeling and behaving in a way that can bring benefit to oneself and others. We express our character strength universally across all the domains of our life, like work, relationship, school, social, etc. This is the definition of character strength by VIE character personality assessment. We have already seen in our last discussion that character strength are influenced by nature and nurture. Indeed, a variety of influences contribute to the development of character strength like gene, family, school, peer and community. अब ये प्रश्न ये उठता है कि जब इसके इतने डिटरमिनेंट्स हैं तो बाधक कौन से हैं, बाधाएं कौन सी हैं? एक्चुअली जो डिटरमिनेंट्स हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, वही अपने आप में बाधा भी है। कैसे है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। पहली चीज, नेचर नेचर कंट्रोवर्सी मैंने लास्ट क्लास में बताया था। अब कैरेक्टर स्ट्रेंथ और ह्यूमन जेनेटिक्स को समझने का प्रयास करते हैं हम। जेनेटिक्स, जैसा कि हमको पता है कि जो हमारे ट्रेड्स लाइक एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे इंटेलिजेंस, टैलेंट, क्रिएटिविटी, ये एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन थ्रू द डीएनए ट्रांसफर होते हैं। और जो ट्विन और एडॉप्शन स्टडीज है, इनकी चर्चा मैंने पिछले क्लास में की थी, वो ये बताती हैं कि जो ह्यूमन ट्रेड्स हैं वो 30 to 60% हेरिटेबल है। उनकी जो है आनुवांशिकता 30 से 60%। हमारा जीन इस बात को निर्धारित करता है कि हम क्या हैं, लेकिन हाउ वी एक्सप्रेस दैट जीन, दैट इज द डिफरेंट। हमारे जो कोर सेल्फ में है ट्रेट, उनको हम कैसे एक्सप्रेस करते हैं वो एक अलग चीज है।
पोजीशन ऑफ जीन इज वन थिंग एंड एक्सप्रेशन ऑफ जीन इज अनदर थिंग। इन्हीं दोनों को आधार बना के जेनेटिक्स में दो अवधारणाएं हैं, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप। जीनोटाइप इज आवर जेनेटिक मेकअप, मतलब आधार संरचना है, व्हाट वी आर, एंड phenotype refer to the physical expression of that gene in our behavior. So position of gene is genotype and expression of that gene in terms of behavior is phenotype. अब एक चीज तो स्पष्ट है कि जो हमारा जीनोटाइप है, यानी कि जो जेनेटिक मेकअप है, जेनेटिक स्ट्रक्चर है, दैट कैनॉट बी चेंज। और पॉजिटिव साइकोलॉजी रिसर्च में इस बात को देखा गया कि जो भी 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं, ठीक है, उनका जो है जेनेटिक्स के साथ लिंकिंग है। एक स्टडी में 336 ट्विन को शामिल किया गया है और उन पर ये जो अध्ययन हुआ वो बताता है कि जेनेटिक्स का या जीन्स का हमारे जो है सभी 24 कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर सार्थक प्रभाव है। जो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक जो ट्विंस होते हैं, मोनोजाइगोटिक जिसको हम लोग कहते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, ठीक है, जिसमें एक स्पर्म एक ओवा को फर्टिलाइज करता है और वो स्प्लिट हो जाता है। डाइजाइगोटिक में जिसको हम लोग फ्रेटर्नल ट्विंस कहते हैं, उसमें एक दो अलग अलग स्पर्म दो अलग ओवा को जो है फर्टिलाइज करते हैं। तो मोनोजाइगोटिक में सिमिलरिटी 90% होती है, डाइजाइगोटिक में अप्रोक्सीमेटली 50%, ठीक है। और जेनेटिक्स की जो ट्विंस स्टडीज है वो बताती हैं कि कैरेक्टर स्ट्रेंथ के टर्म में मोनोजाइगोटिक जो ट्विंस वो ज्यादा सिमिलर थे इन कंपैरिजन टू डाइजाइगोटिक। ये अध्ययन ये बताते हैं कि जीन्स का, जीनोटाइप का आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रभाव है, बहुत गहरा प्रभाव। अब जिसका जेनेटिक मेकअप ही वीक होगा, यानी कि जो चीज जेनेटिक स्ट्रक्चर से मिलती है उसको तो हम बदल नहीं सकते। तो सबसे जो पहली महत्वपूर्ण बाधा यह है कि हमारा जो जेनेटिक मेकअप है कैरेक्टर स्ट्रेंथ का, वो जीन्स से निर्धारित होता है और वो माता पिता से या हमारे जो एंसेस्टर्स हैं उनसे, पूर्वजों से हमको मिलता है। तो अगर वहां से ही ट्रांसमिशन ही गड़बड़ है, लिमिटेड है, चीज आई ही नहीं है, तो उसका विकास कैसे हो सकता है, उसको हम कैसे नर्चर कर सकते हैं, ठीक। लेकिन बहुत सी रिसर्चेज इस बात को फोकस करती हैं कि जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स है, जो फिनोटाइप है, दैट इज आल्सो प्लेइंग ए इंपॉर्टेंट रोल इन कैरेक्टरिस्टिक। यानी कि जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं, ठीक है, जो आपके
वातावरणीय परिस्थितियां, फिजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, कल्चरल, जो भी इन्वायरमेंट, बिकॉज एक्सप्रेशन ऑफ जीन, जो जीनोटाइप है उसका एक्सप्रेशन वो फिनोटाइप, और फिनोटाइप जो है, लेकिन जीन्स होते हुए भी बिहेवियर में उसका मैनिफेस्टेशन होगा कि नहीं होगा, ये एक्सटर्नल एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। एनवायरनमेंट जिसमें आप रह रहे हैं, जैसे आप एक एग्जांपल के तौर पर देखिए, अगर एक चैम्बर में 10 लोग बैठे हों और हमने उनको कैरेक्टर स्ट्रेंथ की क्रिएटिविटी डायमेंशन पर हाई पाया, मतलब दे आर, उनका जो क्रिएटिविटी का जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, तो अब इस क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन उन 10 में अलग अलग होगा, यानी एक्सप्रेशन ऑफ दैट क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी क्या है, एक तरह से जीनोटाइप, बट behavioral manifestation of that creativity is different for the different people. जैसे कोई शॉर्ट स्टोरीज और पोएम लिखने में लिखकर इस क्रिएटिविटी का एक्सप्रेशन कर सकता है। दूसरा, जो ब्रेनस्टॉर्मिंग मीटिंग होती है मैनेजमेंट की, उसमें अपने क्रिएटिव आइडियाज देकर ये एक्सप्रेशन कर सकता है। तीसरा जो है, कोई बहुत अच्छा ब्रिलियंट पेंटर हो सकता है जो अच्छा वाटर कलर पेंटिंग करता, उसी तरह से कोई किसी समस्या के विशेष समाधान के लिए अपनी क्रिएटिविटी का इस्तेमाल करता। सो एक्सप्रेशन ऑफ दिस क्रिएटिव कैरेक्टर स्ट्रेंथ इज डिफरेंट फॉर द डिफरेंट पीपल, दिस इज नॉट डिपेंड ऑन द जीनोटाइप, दिस इज डिपेंड ऑन द फिनोटाइप। तो जीन सब में है, सब क्रिएटिव है, लेकिन उनका एक्सप्रेशन अलग है, ठीक है। इसलिए जो जीनोटाइप की जो लिमिटेशंस हैं वो फिर फिनोटाइप में भी जो है देखने को आ सकते, क्योंकि जिसको फैसिलिटेटिंग एनवायरनमेंट मिलता है, रिच एनवायरनमेंट मिलता है, जिसमें उनकी क्षमता को, उनकी योग्यता का जो है अप्रिसिएशन मिलता है, तो वहां पर एक्सप्रेशन अच्छा होता है। अगर इन्वायरमेंटल ऑब्स्टिकल्स हैं, लो फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट है, डिप्रेसिव इन्वायरमेंट है, वहां पर जो है जीन्स होते हुए भी उसका एक्सप्रेशन जो है प्रभावित होता है। तो ये दूसरी जो लिमिटेशंस है वो फिनोटाइप के टर्म है। हम अपने जेनेटिक लोडिंग के अतिरिक्त जो इसका एक्सप्रेशन है किसी भी कैरेक्टर स्ट्रेंथ का, वो एकदम अलग तरीके से करते हैं। जेनेटिक लोडिंग होने के बावजूद भी एक्सप्रेशन अलग होता है। तो जो फिनोटाइप है वो हमारे ऑब्जर्वेशन से डिटरमाइन होता है। जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जीन है, दोनों के इंटरेक्शन पर ये हमारा फिनोटाइप डिपेंड करता है। एक्सप्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर कैरेक्टर स्ट्रेंथ इन बिहेवियर that depends on the interaction of our environment and genes both. तो phenotype क्या है कि ये ऑब्जर्वेबल ट्रेट का पैटर्न है,
जैसे एक दूसरा उदाहरण लेते हैं कि कैसे ये फिनोटाइप ऑब्जर्वेबल ट्रेट्स का पैटर्न। जैसे कोई टीचर लेक्चर दे रहा हो क्लास में, तो जब वो विद्यार्थियों से बात करता है तो अपने लीडरशिप स्ट्रेंथ को यूज करता है, एक कैरेक्टर स्ट्रेंथ। दूसरा है कि अगर वो बहुत इंथुसियास्टिक है, ठीक है, उसमें जेस्ट है, यानी कि जब वो मटेरियल ऑफर करता है एनर्जी के साथ, गेस्चर के साथ, तो वो जेस्ट और इंथुसियाज्म जो आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उसका इस्तेमाल कर रहा होता है। हो सकता है कि कुछ ऐसे एक्सप्लोरेटरी क्वेश्चंस वो सामने रख रहा हो विद्यार्थियों में, वो जो क्यूरियसिटी का कैरेक्टर स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन टीचर क्यूरियस होके क्या करेगा? हमारे विद्यार्थी तो भक्तजन जैसे श्रोता हैं कि सुन लेते हैं और उसके बाद कुछ बताते नहीं, बस सुनते हैं, अच्छे श्रोता है। प्रवचन की तरह मैं बोलता जाता हूँ, ये सुन लेते हैं, इनके मन में कोई न जिज्ञासा आती है न कोई प्रश्न उठता है। द टीचर में आल्सो यूजिंग सोशल इंटेलिजेंस। जब हम उसके किसी भी टॉपिक की एप्लीकेबिलिटी की बात करते हैं, टीचर में आल्सो यूजिंग प्रूडेंस कैरेक्टर स्ट्रेंथ। जब वो टाइमली किसी मटेरियल को सही तरीके से, उपयुक्त तरीके से कवर करता हो, ठीक है। और समाप्त करना अलग चीज है। ये मैं एक क्लासिफिकेशन पढ़ा के भी आपको खत्म कर सकता था। नॉर्मली VIA क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाता है, और नर्चरेंस और हिंड्रेंस, या इसको आप बैरियर कहें, ये क्लास में भी खत्म हो सकता था। उसी तरह क्रिएटिविटी का इस्तेमाल वो कर सकता है अपने लेक्चर में। सो एक लेक्चर में कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ का इस्तेमाल व्यक्ति कर रहा है। ये क्या है? मीन्स he or she is presenting a constellation of strength in a single task, ठीक है। सो स्ट्रेंथ जो होती है वो हमेशा उसका जो एक्सप्रेशन है वो समूह में होता है, गुच्छे में होता है, क्लस्टर में होता है, कॉन्स्टलेशन में होता है, आइसोलेशन में नहीं होता है, केवल एक ही नहीं होता है। आपके व्यवहार में ज्यादातर कई कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो है एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, उसका सिंगल एक्सप्रेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इस पूरे डिस्कशन में बैरियर क्या है? जेनेटाइप अपने आप में बैरियर है। ये आपका बायोलॉजिकल मेकअप ऑलरेडी निर्धारित है, जेनेटिक मेकअप निर्धारित है, और जो चीज, जो एबिलिटी आप में है ही नहीं, तो उसको डेवलप कैसे कर सकते हैं? पहला बैरियर। दूसरा बैरियर क्या है कि अगर हम फिनोटाइप को लेते हैं, यानी कि जो जेनेटिक्स और एनवायरमेंटल इंटरेक्शन की बात करते हैं, तो जीन में कमी है तो ऑब्वियस सी बात है कि एनवायरमेंट कितना भी फैसिलिटेटिंग हो, इम्पैक्टफुल नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज, अगर जीन में भी चीज हो लेकिन इन्वायरमेंट जो है इतना लो फैसिलिटेटिंग हो, कंड्यूसिव हो, इस तरह का नहीं हो जिसमें आप अपनी चीजों का एक्सप्रेशन कर पाए, तो दूसरा बैरियर। दोनों अपने आप में बैरियर का काम करते हैं, और दोनों अपने आप में फैसिलिटेशन का भी काम करते हैं। अगर जेनेटिकली कोई चीज आपको मिलती है तो ऑब्वियसली एक प्लस पॉइंट आपको है। जैसे आप मैच में टॉस जीतते हैं तो कहते हैं ना कि आधा मैच आप जीत लिए, उसी तरह यहां पर भी। अभी
जो हैप्पीनेस से रिलेटेड स्टडीज हैं, जो विद्वान आपको पढ़ाए होंगे हैप्पीनेस और उसकी स्ट्रेटजीज के बारे में, उन्होंने आपको बताया होगा कि हैप्पीनेस का जो डिटर्मिनेशन है 50% बायोलॉजिकल होता है, जेनेटिक्स होता है। मतलब 50% पहले से निर्धारित है कि आप खुश होंगे या नहीं होंगे। उसके बाद 40% जो होता है वो आपके एक्टिविटीज पर निर्भर करता है, आप किस प्रकार के क्रियाकलाप करते हैं। और 10% जो निर्भर करता है वो आपके पोजीशन पर करता है, बिलोंगिंगनेस, आपके पास जो फैसिलिटीज है। तो 50% तो ऑलरेडी है या नहीं है, तो उसमें तो आप चेंज कर सकते हैं, वो अपने आप में प्रॉब्लम। अब इस 50% जो रेस्ट बचा है उसमें भी 40% किस चीज का हमारे एक्टिविटीज पर है, निर्भर करता है, हमारी खुशी। हम उस पर फोकस नहीं करते, हम फोकस किस पर करते हैं, जो 10% निर्धारित होता है हमारा पोजीशन, कि हमारे पास गाड़ी हो, बंगला हो, ठीक है, सारी सुख सुविधाएं हैं। उन सुविधाओं से आपको कोई खुशी नहीं मिलती। खुशी आपके क्रियाकलापों से, इन्वॉल्वमेंट से, एक्टिविटीज से मिलती है, और उस पर हम अपना फोकस नहीं रखते। ठीक, तो सिमिलर थिंग इज गोइंग टू बी हैपन विद अदर कैरेक्टर स्ट्रेंथ। दूसरा फैक्टर है जो पास फैक्टर में ही है, जीन्स भी पास फैक्टर में ही हमने रखा। अब ब्रिंगिंग एंड केयर गिवर्स, किस प्रकार बच्चे का पालन पोषण किया जा रहा है, उसके केयर गिवर्स कैसे हैं। अगर केयर गिवर्स के साथ उसकी इंटीमेसी अच्छी होती है, तो बहुत से पर्सनल जो है ट्रेड्स अपने आप में कैरेक्टर स्ट्रेंथ में डेवलप होते हैं, ट्रस्ट का डेवलप होगा। यानी कि जो पहला रोल मॉडल बच्चे का है माँ बाप, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप दे आर पॉजिंग, जो टाइम और उसके साथ स्पेंड किया जाता है, उसकी क्वालिटी क्या है। क्वालिटी टाइम की बात होती है। आप दिन भर घर में रहें, आप उसके साथ अगर इंटरेक्ट नहीं करते हैं, कोई मतलब नहीं। तो अगर पर्सन का केयर गिवर के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, तो उसके अनुसार वो उसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप, ठीक है। लेकिन अगर रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वो लोगों से डिस्टेंस क्रिएट करने लगेगा, नेगेटिव एट्रीब्यूट्स डेवलप होंगे। फैमिली डायनामिक्स का हमारे पर्सनालिटी के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान है, ये हमारे रिसर्च से प्रूफ है। तो पर्सनालिटी ट्रेड्स की तरह हमारा कैरेक्टर स्ट्रेंथ भी है। तो जो फैमिली डायनामिक्स होगी, आपके परिवार की जो जो कहते हैं ना कि फैमिली इन्वायरमेंट, इसको आप कह सकते हैं, वो आपकी पर्सनालिटी को, कैरेक्टर स्ट्रेंथ को हैविली इन्फ्लुएंस करता है। तो लिमिटेशन क्या है कि अगर केयर गिवर्स के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, उसकी अपब्रिंगिंग ठीक से नहीं, तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ नहीं डेवलप। परिवार का वातावरण अगर सौहार्दपूर्ण नहीं है, रिदमिक नहीं है, सपोर्टिव नहीं है, ठीक है, तो बेहतर जो व्यक्तित्व का विकास नहीं हो सकता, जिसको आप कहते हैं कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड। लाइफ के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस भी कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चू के निर्माण में सहायक होते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि किस प्रकार तमाम तरह की स्ट्रेटजीज जो हैं, सॉरी ट्रेजेडीज, नॉट स्ट्रेटजी, ट्रेजेडी, जैसे 9/11 की बात मैंने की, किसी एक्सीडेंट की बात की मैंने। अगर इस तरह का कुछ होता है
तो ब्रेवरी से, फेथ से रिलेटेड कैरेक्टर स्ट्रेंथ जो है डेवलप हो जाते हैं। हालांकि जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं वो ज्यादातर फ्लॉस को डेवलप करते हैं, मिसट्रस्ट को डेवलप करते हैं। नेगेटिव एक्सपीरियंस का यह मतलब है आप काम अच्छा कर रहे हो, आपको फीडबैक खराब मिल रहा हो, आप काम के प्रति आप धीरे धीरे आपका जो ट्रस्ट है वो समाप्त हो जाएगा। कोई बिना कुछ किए प्रमोशन पा जा रहा है, कोई बिना कुछ किए अवार्ड पा जा रहा है, आप करके भी नहीं पा रहे हैं, तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंस। तो फिर आप फेथ खोने लगते हैं, ट्रस्ट खोने लगते हैं। ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं जो आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट में बाधा है। आपने स्कूल में पढ़ा था सच्चाई और अच्छाई की जीत होती है, विजय होती है, ये होता है वो। आप जीवन में जब आप देखते हैं आगे, तो सच्चाई और अच्छाई केवल किताबों में लिखे सुंदर शब्द है, जीवन से इनका कोई लेना देना नहीं। अगर आप सच्चे और ईमानदार हैं, अच्छे हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, तो आप जीवन भर परेशान किए जाएंगे। तो फिर आपका जो फेथ है, जो ट्रस्ट है, जो क्वालिटीज के ऊपर जो आपका कंट्रोल है, वो धीरे धीरे कम होता जाता है। इसीलिए आपके जीवन के आदर्श भी बदलते जाते हैं और मूल्यों में ये बदलाव, बिखराव, ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस की वजह से होता है। तो ये जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं, ये आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चूज के डेवलपमेंट में सबसे बड़ी बाधा है। थ्योरेटिकली आप साउंड है, जीवन में आपको पेरेंट्स ने, माँ बाप ने, शिक्षक ने, आपके ग्रैंड पेरेंट्स ने बहुत अच्छी शिक्षा दी है, लेकिन जब जीवन के आप वास्तविक एग्जाम में आते हैं और पाते हैं कि वो सब सारी चीजें फेल हो रही हैं, तो ये नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं। और फिर आपको लगता है कि सच्चाई और अच्छाई, ये सब जो है, ईमानदारी और ये सब सारी चीजें खाली किताबी ज्ञान है। तो फिर आपका कैरेक्टर स्ट्रेंथ डेवलप, ये वर्चूज का डेवलपमेंट प्रभावित होता है। फिजिकल एनवायरनमेंट आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ एंड वर्चू। तो जिस तरह के फिजिकल एनवायरनमेंट में आप हैं, ठीक है, अब जैसे कोई पहाड़ों में रहने वाला व्यक्ति है, कोई जंगलों में रहने वाली जो जनजातियां हैं, और शहर में रहने वाले जो लोग हैं, उनके पर्सपेक्टिव में डिफरेंसेस हैं। आपको कॉग्निटिव साइकोलॉजी में उसके जो विद्वान है आपको पढ़ाए होंगे कि हमारा जो परसेप्शन है वो भी डिफर करता है। और आपने जो है म्यूलर लायर जो इल्यूजन का एक्सपेरिमेंट किया होगा, उसमें बताया गया होगा कि इसमें जो है, जो जंगल में रहने वाले लोग हैं उनमें म्यूलर लायर इल्यूजन कम पाया जाता है, शहर में रहने वाले लोगों का म्यूलर लायर इल्यूजन ज्यादा होता है। व्हाई? बिकॉज जो हमारी जो जियोग्राफिकल लोकेशन है, जो हमारा फिजिकल एनवायरनमेंट है, वो हमारे पर्सपेक्टिव में डिफरेंस पैदा करता है। जो अमेरिकन की जो वैल्यूज हैं वो पर्शियन, ब्राजीलियन और कैनेडियन से भिन्न होती है। जो इंडियंस की जो वैल्यूज हैं, एशियंस की जो वैल्यूज हैं, वो अमेरिकन और यूनाइटेड किंगडम वाले लोगों से भिन्न होती है। ये फिजिकल एनवायरनमेंट की वजह से है। फिजिकल एनवायरनमेंट हमारा फॉर्मेटिव, हमारे पास्ट से भी जुड़ा है। जहां पर आप रहते हैं, जिसका आप जैसे गांव के कोई रूरल दूर दराज एरिया से रहने वाला है, तो आगे वो अगर वो बढ़ भी जाता है, विकसित भी हो जाता है, तो उसके मूल्य नहीं समाप्त हो जाते, उसके कैरेक्टर स्ट्रेंथ नहीं समाप्त हो जाते। हाँ, इस ट्रांजिशन में वो पर्सनालिटी में थोड़ा बहुत शिफ्ट जरूर मिलता है। तो किस प्रकार के हम जो है वातावरण में रहते हैं, ये निश्चित रूप से हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ को इन्फ्लुएंस करता है। तो फिजिकल इन्वायरमेंट,
तो ये अपने आप में एक बड़ी बाधा है। अगर आप किसी ऐसे जगह पर जहां आपको न इंटरनेट की सुविधा है, न बिजली की सुविधा है, न किताबें पहुंच रही है, न ठीक से पानी पहुंच रहा है, तो वहां पर नॉलेज का, विजडम का डेवलपमेंट बहुत हद तक प्रभावित होता है। पीयर्स प्रेजेंट फैक्टर्स, किनके साथ आप रहते हैं। कहते हैं ना कि किसी व्यक्ति को जानना है कि कैसा है, तो पहले जानो कि किनके बीच वो उठता बैठता है, दोस्त कौन है, मित्र कौन है। पीएस का भी हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर, वैल्यूज पर, वर्चूज पर सार्थक प्रभाव पड़ता है। तो आप के जो पीयर ग्रुप है, अगर ऐसा है जिसमें ऑनेस्टी को, हार्ड वर्क को वैल्यू देने वाले ज्यादा है, आपने भी वो ऑनेस्टी और वैल्यू डेवलप, और आप ऐसे समूह के साथ रहते हैं जिसमें जुगाड़ से काम चल जाता हो, डिसऑनेस्ट तरीके से काम चलाने वाले लोग, और आप उनको जब सफल होते हुए देखते हैं तो आपके अंदर भी उसी तरह के गुणों का विकास धीरे धीरे शुरू होता है। तो जैसे केयर गिवर्स होते हैं, उसी तरह से पीएस का भी इम्पैक्ट हमारे कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट पर पड़ता है। वैल्यूज एंड एथिक्स ये पर्सनल फैक्टर हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ पर। किसी भी चीज को आप स्वीकार और अस्वीकार करते हैं, उसका कोई आधार होता है, और वो आधार आपका विश्वास होता है, योर बिलीफ सिस्टम। और दिस बिलीफ सिस्टम इज गवर्न बाय योर वैल्यूज एंड एथिक्स। किस चीजों की वैल्यू आपके लिए ज्यादा है, किस चीज पर आप विश्वास करते हैं। तो जिन चीजों के लिए आपके अंदर वैल्यू ज्यादा होगी, उसी के अनुसार आपके कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चूज का निर्माण होगा। आपकी सोशल वैल्यू ज्यादा है तो आप सामाजिक रूप से ज्यादा सक्रिय होंगे। इकोनॉमिकल वैल्यू ज्यादा है तो आप पैसा कमाने के लिए ज्यादा जो है उत्साही होंगे। वैल्यूज एंड इथिक्स ये हमारे जो मॉरल सिस्टम है, जो पर्सनल बिलीफ है, स्ट्रेंथ के फॉर्मेशन में बहुत इनका इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। क्योंकि वैल्यूज के अनुसार ही हम चीजों को एक्सेप्ट करते हैं, हम बिलीफ सिस्टम के अनुसार ही किसी चीज का इंटरप्रिटेशन करते हैं। अगर आप किसी के बारे में मानते हैं कि वो अच्छा है, तो वो मिस्टेक भी करता है तो आपको लगता है कि गलती से हो गया हो। अगर आप मानते हैं कि वो अच्छा नहीं है, तो अगर सही काम भी करता है तो आपको लगता है कि नहीं, वो जरूर किसी स्वार्थ के बस में काम किया हो। फंडामेंटल एट्रीब्यूशन एरर्स, हाउ यू आर एट्रीब्यूटिंग द थिंग्स दैट मोस्टली डिपेंड ऑन योर बिलीफ सिस्टम। तो अगर हमारा इथिक्स कमजोर है, हमारी वैल्यूज पुअर हैं, तो हमारा कैरेक्टर स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से डेवलप हो। कॉग्निटिव मैच्योरिटीज, इसकी भी चर्चा मैंने आपको लास्ट क्लास में की थी कि कुछ ऐसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं जिनके एक्सप्रेशन के लिए कॉग्निटिव मैच्योरिटी आवश्यक है। जैसे ग्रेटिट्यूड है, ओपन माइंडेडनेस है, ऑथेंटिसिटी है, फॉरगिवनेस है। ये छोटे बच्चों में नॉर्मली नहीं देखने को मिलता है। दिस थिंग्स आर नॉट कॉमन इन स्मॉल किड्स। और पार्क और पैटरसन के जो थ्योरेटिकल स्पेकुलेशन, वो इस बात को प्रूव करती है कि कुछ कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए कॉग्निटिव मैच्योरिटी आवश्यक है। इसलिए वो खास तरह के कैरेक्टर स्ट्रेंथ एक एज के बाद ही डेवलप।
और खासतौर से उन्होंने पाया कि जो ग्रेटिट्यूड एंड हैप्पीनेस के बीच जो एसोसिएशन है वो 7 साल से कम वाले बच्चों में नहीं पाया गया, वो 7 साल से ऊपर जाते हैं, यानी जब कॉग्निटिवली मैच्योर होते हैं। तो एक बड़ी बात है, अगर आप कॉग्निटिव मैच्योरिटी लेट अर्न करते हैं, ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चूज का डेवलपमेंट भी डिले होगा। माइंड सेट इज अनदर इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो बिलीफ सिस्टम की हम लोग बात कर रहे थे, आजकल इस माइंड सेट पर काफी काम हुआ। फिर दो तरह के माइंड सेट की चर्चा है, फिक्स्ड एंड ग्रोथ माइंड सेट। फिक्स्ड जो माइंड सेट होता है वो ऐसे लोग होते हैं जो मानते हैं कि जो उनके अंदर जो कैरेक्टर स्ट्रेंथ है या नहीं है, बस मतलब वो ये मानते ही नहीं है कि उनमें चीजों का डेवलपमेंट विकास हो सकता है। अगर है तो ठीक है, और नहीं है तो फिर वो नहीं आता। ठीक है, जैसे आप कहते हैं ना कि अब तक ये चीज नहीं हुई तो अब कैसे होगी, जबकि ग्रोथ माइंडसेट उसके जस्ट रिवर्स है। उनका मानना है कि चेंज हो सकता है, किसी भी समय हो सकता है। वो ये बात भी मानते हैं कि वो अपने कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चू को डेवलप करने में सक्षम है। तो जो ग्रोथ माइंडसेट वाले जो लोग होते हैं वो अपने एबिलिटीज के डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं, जो कि फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं वह हमेशा अपने को स्मार्ट और टैलेंटेड प्रूफ करने में लगे रहते हैं। विकास नहीं करते हैं अपना, वो प्रूफ करते हैं। आपने एक बहुत सिंपल सी जो है एग्जांपल अक्सर देखा होगा कि अगर एक लकीर बनी हुई है तो उसको छोटा करने का दो तरीका होता है। एक तुम मिटा दो और दूसरा उसके नीचे बड़ी लकीर खींच। तो जो बड़ी लकीर खींचने वाले होते हैं वो ग्रोथ माइंडसेट वाले होते हैं, और जो उसको मिटा कर छोटा करने वाले होते हैं वो फिक्स माइंडसेट वाले होते हैं। एक गांव में कहावत है कि जहां पेड़ ना वहां रेड़ प्रधान। तो सारे पेड़ काट दो, यानी कि सारे लोगों की इतनी बुराई कर दो कि तुम्हारी कमी भी लोगों को अच्छाई लगने लगे। ठीक है, तो ये होते हैं फिक्स माइंडसेट वाले। अब आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि ये फिक्स माइंडसेट में जो है अपने आप इस कैरेक्टर स्ट्रेंथ के डेवलपमेंट के लिए बाधा है, क्योंकि वो मानते ही नहीं कि उनके जो है अंदर विकास हो सकता है। ठीक है, नॉर्मली जो लोग होते हैं वो दोनों का मिक्सचर होता है, कोई प्योर न ग्रोथ माइंडसेट में होगा न फिक्स माइंडसेट में होता है, दोनों के मिक्सचर्स होते हैं। ठीक है, ब्रेन एक मसल की तरह है, इसको आप जैसे चाहे उसको मजबूत और कमजोर बना सकते हैं। तो अगर आप प्रयास करते हैं तो अपने माइंडसेट को भी आप बदल सकते हैं, और उसको अगर आप ग्रोथ माइंडसेट की तरफ आपका ओरिएंटेशन है तो कैरेक्टर स्ट्रेंथ हो, वर्चूज का डेवलपमेंट अच्छा होगा। अगर फिक्स माइंडसेट वाला बंदा है तो वो अपने आप उसके लिए एक बड़ी बाधा है। एक इशू जेंडर और कैरेक्टर स्ट्रेंथ का है, ये मैंने पिछले क्लास में भी इसके ऊपर बताया, और रिसर्चेज ये बता रही हैं कि मेल फीमेल के कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्चूज के एक्सप्रेशन में, पोजीशन में जेंडर डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। और ये जो चीज है ये कैरेक्टर स्ट्रेंथ के नर्चरेंस और उसके डेवलपमेंट से इन्फ्लुएंस। एक स्टडी है बार्डर एंड कलीग की, इन्होंने पाया कि जो वुमेन्स हैं वो स्ट्रेंथ ऑफ काइंडनेस, लव, ग्रेटिट्यूड इन पर हाई स्कोर करती है। और दूसरी तरफ इन्होंने पाया कि मेंस जो होते हैं मेन ऑनेस्टी, होप, ह्यूमर एंड क्यूरियोसिटी पर हाई स्कोर करते हैं। एक दूसरी स्टडी है मन के द्वारा, इन्होंने पाया कि जो विमेन्स हैं, विमेन वो
ग्रेटिट्यूड में मेन की तुलना में हाई। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर स्ट्रेंथ हैं जो जेंडर स्पेसिफिक है। ठीक। एक और महत्वपूर्ण स्टडी है लिनले और कलीग्स के द्वारा। इन्होंने पाया कि जो यूनाइटेड किंगडम में women not only score higher in interpersonal strength such as love and kindness but on social intelligence too, जबकि मेन का क्रिएटिविटी पर स्कोर फीमेल की तुलना में ज्यादा था। एक क्रॉस कल्चरल स्टडीज है स्पेन में जो की गई है ओविजेरो के द्वारा, और इन्होंने पाया, इन्होंने जेंडर को नहीं बल्कि जेंडर रोल को वेरिएबल बनाया है। तो फेमिनिज्म को उन्होंने कहा कि जो फेमिनिटी मैंने कि जिसमें फेमिनिज्म का गुण होता है, फेमिनिटी वाज पॉजिटिवली correlated with the love, social intelligence, appreciation of beauty, love of learning, forgiveness, spirituality and creativity, फेमिनिटी। और उसी तरह से कहा कि मैस्कुलिनिटी जिनमें थी वो इन चीजों के साथ, इन कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ नेगेटिवली कोरिलेटेड पाए। तो जेंडर और जेंडर रोल, ठीक है, जेंडर का वहां सेक्स के से मतलब था, और यहां पर जेंडर जेंडर के टर्म में था सेक्स रोल के संदर्भ, जिसको हम लोग मैस्कुलिनिटी और फेमिनिटी कहते हैं। तो फेमिनिटी जो होती है वो लव, ए सोशल इंटेलिजेंस, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी, लव ऑफ लर्निंग, फॉरगिवनेस, स्पिरिचुअलिटी और क्रिएटिविटी के साथ जो है कोरिलेटेड पाई गई, जबकि मैस्कुलिनिटी जो है इनके साथ कोरिलेटेड नहीं पाई। तो ये अपने आप में बाधा है। ये अगर किसी में जो है मैस्कुलिन कैरेक्टर है तो इन चीजों का डेवलपमेंट, खासतौर से फॉरगिवनेस का, एप्रिसिएशन ऑफ ब्यूटी का, लव ऑफ लर्निंग का, वो एक सीमा के ऊपर नहीं हो सकता है। दैट इज द हिंड्रेंस, दैट इज द चैलेंज, दैट इज द प्रॉब्लम। कैरेक्टर स्ट्रेंथ और वर्च्यूज में ये डेवलपमेंट, हिंड्रेंस, नर्चरेंस, जो भी चीजें हमने आपसे डिस्कस की, उसमें एक सबसे जो महत्वपूर्ण चीज है वो है फाइंडिंग द गोल्डन मीन, ओवर यूज, अंडर यूज, ऑप्टिमल यूज ऑफ कैरेक्टर स्ट्रेंथ। अंडर यूज भी प्रॉब्लमेटिक है। आप लो क्रिएटिव हैं, लो सोशली एक्टिव हैं, आप में क्यूरियोसिटी लो है, लव ऑफ लर्निंग लो है, ये भी आपको बहुत हद तक विकसित नहीं होने देगा। किसी का ओवर यूज भी प्रॉब्लमेटिक है। कल मैंने आपको बताया कि जैसे बहुत ज्यादा क्रिएटिव है तो एक वायरस बनाकर आप पूरे सिस्टम को, लोगों को, दुनिया को परेशान कर दीजिए, बम बना के फेंक दीजिए, उड़ा दीजिए, ये ओवर यूज है क्रिएटिविटी। ब्रेवरी, बहादुरी का अगर ओवर यूज करें, बाप इतने बहादुर बन जाए कि भाई शेर के सामने खड़ा हो जाइए, सांप के सामने खड़ा हो जाइए, ओवर यूज। अंडर यूज भी प्रॉब्लमेटिक है, ओवर यूज भी प्रॉब्लम। हमारे यहाँ है अति सर्वत्र वर्जते, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड, चाहे वो कैरेक्टर स्ट्रेंथ ही क्यों ना। सो देयर इज नीड टू फाइंड अ गोल्डन मीन। इसको कहा द एक्सप्रेशन ऑफ राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ, राइट कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ टू द राइट डिग्री एंड द राइट सिचुएशन। डिग्री और सिचुएशन भी इंपॉर्टेंट है। आप में ह्यूमर का गुण है और आप किसी के जो है क्रिमेशन में गए हैं, किसी के दुख में गए हैं, वहां आप जो है ह्यूमर क्रिएट करिए, क्या है, मिसयूज है। सो देयर इज नीड to the expression of right combination of strength, right degree and
right situation. This is the golden mean of character, strength and virtue. So this is all about from my side. और ये पॉजिटिव साइकोलॉजी की मेरे यूनिट से रिलेटेड आखिरी क्लास थी. बाकी चीजें तो पहले से ही पूरी हो गई होंगी. अभी आपको जो समस्या है, जो प्रश्न है हमारे जो दोनों यूनिट से, अगर आपकी कोई जिज्ञासा है पूछ सकते हैं. आपने अपना प्रीवियस रिकॉर्ड मेंटेन रखा है और आप एक अच्छे श्रोता के रूप में अभी भी बने हुए हैं. तो थैंक यू ऑल फॉर टुडेज क्लास.